जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने टेंसेस के ऊपर काम करना शुरू किया था और पहले हमने प्रेजेंट टेंसेस देखे, उसमें इंडेफिनिट टेंस को देखा, कंटिन्यूस को देखा और फिर हम काम कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। तो कुछ ब्रीफली जो है वो हमने चीज़ें कल डिस्कस की थी, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा कि जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके अंदर जो कल एक चीज़ हमने देखी थी वो ये थी कि अनस्पेसिफिक टाइम बिफोर नाउ, ऐसा एक्शन जो अब से पहले हो चुका है पास्ट में। क्योंकि जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस में हम कहते हैं कि जो एक्शन कंप्लीट हो गया, तो अगर वो कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब अब से तो पहले हुआ है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि हम एक ऐसा एक्शन लिखें जो माजी में कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम हम अपने उस सेंटेंस के अंदर जो है वो यूज़ नहीं करते। अनस्पेसिफिक, इसको अगर आप एक शक्ल बनाना चाहें ना तो ये आपको ऐसे ज़्यादा समझ आएगी। देखें, ये हमारे पास पास्ट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है और ये हमारे पास फ्यूचर है। लेट्स से कि एक एक्शन जो है वो प्रेजेंट से पहले पास्ट में किसी टाइम पर हुआ है, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम, उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं पता होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस सिचुएशन के अंदर हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ तरीक़ेकार हैं कि माजी में कौन कौन से एक्शंस हैं, किस किस कंडीशन के अंदर जो एक्शंस होते हैं जिनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले टू शो एक्सपीरियंस, माजी के अंदर कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ है या आपका एक्सपीरियंस नहीं हो सका। एग्जाम्पल मैं कहूं, आई हैव बीन टू इंग्लैंड 3 times। We have been to England, full stop. We have never been to England। ये देखें, हमारे पास 3 सेंटेंसेस अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं। ये हमारा कोई एक्सपीरियंस शो करते हैं जो माजी में हमने किया होगा या नहीं कर सके। आई हैव बीन टू इंग्लैंड 3 times, मैं 3 दफ़ा इंग्लैंड जा चुका हूँ। इसका मतलब है माजी में, पास्ट में ये एक्शन हो चुका है, लेकिन ये एक्शन जो 3 times हुआ है ये कब हुआ है, किस साल में हुआ है, किस महीने में हुआ है, समझ आ रही? इस सेंटेंस के अंदर हमने कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया। तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में करते हैं और उसके साथ कोई स्पेसिफिक टाइम हम मेंशन नहीं करते, उसे हम कहते हैं कि फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में हमें लिखना चाहिए। अगर स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर देंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। दूसरा सेंटेंस, वी हैव बीन टू इंग्लैंड, हम इंग्लैंड जा चुके हैं। इसका मतलब है कि ये एक्शन पास्ट में हो चुका है, लेकिन कब हुआ है हमें नहीं पता। इसका मतलब ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर पास्ट के अंदर होने वाले एक्शन का कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है। तीसरी दफा, वी हैव नेवर बीन टू इंग्लैंड, हम कभी भी इंग्लैंड नहीं गए। इसका मतलब है कि वो एक्शन जो माजी में, वो एक्सपीरियंस जो आप करना चाहते थे, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सका। तो इसके अंदर भी माजी में किस टाइम पर ये एक्शन फुलफिल नहीं हो सका, हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। इसी तरह देखें, मैं कहूं ही हैज सीन दिस मूवी बिफोर, वो ये मूवी जो है वो पहले देख चुका है। अब इसका मतलब है कि ये एक्शन मूवी देखने का हो चुका है, लेकिन बिफोर, पहले हुआ कब हुआ है, पास्ट में हुआ है,
लेकिन हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक इसके लिए टाइम जो है वो हमने मेंशन नहीं किया। तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो रहा है लेकिन स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं कर रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लिख लेते हैं। इस इसमें सर ये भी जो सर वेंट टू इंग्लिश इसमें कुछ मुझे पता नहीं। जी, लेकिन लिखेंगे, लेकिन ग्रामेटिकली ये बेसिकली सेंटेंस रॉन्ग होता है। इसलिए क्योंकि अगर आप एक ऐसा एक्शन माजी के अंदर जो हुआ है उसके साथ अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम कोई एडवर्ब, आगे हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट के अंदर अगर कोई एक्शन फुलफिल हुआ है और उसे हमने लिखना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ हम कोई एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज ऐड करते हैं। अदरवाइज आइडियली ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपने कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया। हैव यू एवर मेट हिम? क्या तुम कभी उससे मिल चुके हो? इसका मतलब है कि ये मिल चुकने का एक्शन जो है वो पास्ट में होना चाहिए था। ये जो एक्सपीरियंस जो है वो पास्ट में होना चाहिए था। कभी तो पता नहीं कभी कब। तो एक ऐसा एक्शन जिसके साथ कोई स्पेसिफिक टाइम जो है वो मेंशन ना किया हो, उसे हम जो है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। तो ये वो तरीकाकार है कि अगर पास्ट में किसी चीज़ का आपने एक्सपीरियंस किया है या किसी चीज़ का आपने एक्सपीरियंस नहीं किया और अगर वो अनस्पेसिफिक मोमेंट पर हुआ है तो उसे फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिख सकते हैं। तो पहला तरीकाकार तो इसका ये है। चेंज ओवर टाइम। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, जब हम कहते हैं कि परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर एक एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस कंडीशन के अंदर भी हम ये टेंस यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक एक्शन आपने पास्ट के अंदर फुलफिल किया था लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपने ये एक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया और उसके बाद अप टिल टुडे, अप टिल प्रेजेंट टाइम्स उस एक्शन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन होती जा रही है, लेकिन वो एक्शन फुलफिल पास्ट में ही हुआ था, लेकिन उस एक्शन के फुलफिल होने के बाद उस एक्शन में कोई फर्दर मॉडिफिकेशन, ग्रेजुअल चेंज आती जा रही है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर भी हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं यू हैव ग्रोन अ लॉट since the last time I saw you, full stop। जब आखिरी दफ़ा हमारी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद अब तक तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो। अब जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो मुलाकात होने के बाद इस एक्शन में ग्रेजुअल जो है वो चेंज आती गई है। तो ये एक्शन यहाँ पर हुआ और चेंज स्टार्ट होती होती अब हम इसे बात कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं ना कि अभी तुम बड़े हो चुके हो। तो वो पास्ट में उसका ये एक्शन स्टार्ट हुआ और वो प्रेजेंट तक चल रहा है। एक और एग्जांपल करवाता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं कहूँ द गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर इंटरेस्टेड in women education these days। आजकल के दिनों में हुकूमत जो है वो औरतों की तालीम में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी। अब इसका मतलब है कि ये दिलचस्पी लेना उसने माजी में कहीं स्टार्ट किया होगा ना, जब उसने पहले शुरू किया होगा तो वो तो पहले हो गया, जो पहला दिन होगा जब उन्होंने ये इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था। और जब वो उन्होंने पास्ट में ये एक्शन लिया तो उसके साथ साथ अप टू प्रेजेंट मोमेंट इसके अंदर जो है वो एक ग्रेजुअल चेंज आती जा रही है। तो ऐसा एक्शन
जो पास्ट में एट अ टाइम जो है वो आप एट एन अनस्पेसिफिक टाइम वो परफॉर्म होता है, लेकिन उसके बाद अप टिल प्रेजेंट मोमेंट उस एक्शन के अंदर जो है वो ग्रेजुअल चेंज आती जा रही है, मॉडिफिकेशन आती जा रही है। एक और बड़ा सिंपल सा सेंटेंस, जैसे माई इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड since I started taking classes in अफरासियाब मोहल अकेडमी से, जब से मैंने अफरासियाब मोहल अकेडमी में क्लासेस लेना शुरू की हैं, मेरी जो अंग्रेज़ी है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इसका मतलब है कि ये क्लास लेना का एक्शन तो पहले आपने कभी शुरू किया ना पास्ट में, तो जब ये आपने एक्शन किया उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक एक्शन के अंदर ग्रेजुअल चेंज जो है ये इम्प्रूवमेंट की, ये पहले दिन से स्टार्ट हुई और अब अप टिल प्रेजेंट मोमेंट इसके अंदर एक चेंज आती जा रही है। तो ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन जब आप पास्ट में कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर अप टिल प्रेजेंट मोमेंट उसके अंदर कोई चेंज आती जा रही है, इसको भी हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही लिखते हैं। आगे चलते हैं। जी जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा एक्शन ये लिखिएगा कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में होता है लेकिन वक्त के साथ साथ वो बदलता जा रहा है मौजूदा दौर तक, उस एक्शन में चेंज आती जा रही है, तो उसे फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लिखेंगे। तीसरी चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कि अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस लिखना चाहते हैं जिसके अंदर हम किसी एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स या फिर ओवरऑल इंसानियत की कोई एकम्प्लिशमेंट, कोई ऐसा कारनामा जो उन्होंने माजी में सर अंजाम दिया था, अगर हम किसी इंसान के या इंसानियत के कारनामे का जिक्र करेंगे, लेकिन याद रखें वो होगा अनस्पेसिफिक टाइम, जो भी कारनामा है वो हुआ तो माजी में है, लेकिन उसके साथ एग्जैक्ट मोमेंट हम नहीं कोट कर सकते कि ये काम इंसान ने कब किया था, लेकिन ये उसका एक कारनामा है। तो अगर इंसान का कोई कारनामा, कोई अकम्पलिशमेंट, कोई अचीवमेंट लिखें और उस अनस्पेसिफिक टाइम के साथ, तो वो भी फिर हमेशा प्रेजेंट जो है वो परफेक्ट टेंस के अंदर लिखी जाती है। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूँ आई हैव लर्नड how to read and write, मैं लिखना पढ़ना जान चुका हूं। इसका मतलब है कि ये लिखना पढ़ना जानने का जो एक्शन है ये स्टार्ट तो माजी में हुआ था और ये एक अचीवमेंट है। आई हैव लर्नड हाउ टू स्विम, हाउ टू स्पीक, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं। आई हैव पास द एग्ज़ाम या आई हैव पास्ड ऑल द एग्जाम्स आई टुक, तो ये आपकी अचीवमेंट है। तो जब आप किसी अचीवमेंट का जिक्र करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुई एट एन अनस्पेसिफिक मोमेंट, तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, जिस तरह देखें, अगर ओवरऑल जनरल बात करें, मैं कहूं डॉक्टर्स हैव क्योर्ड मिलियंस ऑफ पीपल, डॉक्टर जो हैं वो लाखों लोगों का इलाज कर चुके हैं। तो ये एक अचीवमेंट तो है, लेकिन कब किया है हमें नहीं पता। किया तो माजी में है, लेकिन एट एन अनस्पेसिफिक टाइम, हमें नहीं पता। इसी तरह मैंने कब पढ़ना लिखना जाना है मुझे नहीं पता, अनस्पेसिफिक। इसी तरह साइंटिस्ट्स हैव स्प्लिट द एटम,
साइंसदान जो है वो एटम को स्प्लिट कर चुके हैं, जो ये न्यूक्लियर, तो ये एक अचीवमेंट है, ये कारनामा है। लेकिन ये उन्होंने कब किया हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूं इन 1896 तो ये गलत हो जाएगा। यस, शाबाश। फिर हम यहां पर ये हैव जो है ये काट देंगे, क्योंकि अब स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड हमारे पास आ गया, तो उसके साथ जो है वो हमें फिर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाना पड़ता, फिर हम पास्ट इंडेफिनेट की तरफ चले जाते हैं। हाँ, यस, तो इसकी तो सेकंड फॉर्म भी, यस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, यही इसकी सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होगी। जैसे देखें ना, मैं कहता हूँ आई रीड बुक्स, आई रेड बुक्स, तो स्पेलिंग तो सेम है, उसकी सेकंड फॉर्म इसी तरह स्प्लिट की सेकंड फॉर्म भी सेम रहेगी पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। नहीं, वो पास्ट इंडेफिनेट के आगे हम देखेंगे बेटा, पास्ट इंडेफिनेट अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके अंदर इज आर एम वगैरह नहीं लगाते, या नेगेटिव करें तो वो डिड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो आगे चलते हैं। अच्छा जी, चले चौथे नंबर पर, फॉर एन अनफिनिश्ड टास्क। चौथे नंबर पर, अगर कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट होना चाहिए था लेकिन फॉर सर्टन रीजंस वो पास्ट में कंप्लीट नहीं हो सका, एट एन अनस्पेसिफिक टाइम, हमें नहीं पता कि वो उसने पास्ट में कब कंप्लीट होना था, लेकिन वो पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके लिए भी हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक एग्जांपल लिखिएगा, जैसे ही हैज़ नॉट, जी ठीक है, आपने सही बोला, फिनिश्ड हिज वर्क येट, उसने अपना काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया। इसका मतलब है कि अब तक उसे अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था, ये एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट होना चाहिए था अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको भी हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। द ट्रेन हैज नॉट रीच्ड सो फार, अभी तक ट्रेन नहीं पहुंच सकी, इसका मतलब है कि अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था, एक्शन फुलफिल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक्शन जो अब तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, कंप्लीट हो जाना चाहिए था और प्रेजेंट मोमेंट तक नहीं हुआ, इसलिए फिर इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही हमेशा कोट करते हैं। अली हैज नॉट, जैसा किसी ने आगे शायद बोला था, अराइव्ड एट होम लेट इट इज, या लेट इट में भी लिखा जाता है। अली जो है इतनी देर हो गई है उसके बावजूद अपने घर जो है वो नहीं पहुंचा, तो इतनी देर होने के बावजूद यहां तक अली को अपने घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं पहुंचा। इसका क्या मतलब है कि वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट होना चाहिए था, अप टू प्रेजेंट मोमेंट वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो चूंकि हम प्रेजेंट के अंदर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस, इसका इफेक्ट देख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही इसको लिखना है। ऑलराइट, actions that happened multiple times in past, ऐसे एक्शन जो पास्ट में एक से ज़्यादा दफ़ा होते रहे हैं, बार बार होते रहे हैं, लेकिन एट एन अनस्पेसिफिक टाइम, हुए पास्ट में हैं लेकिन हमें नहीं पता किस साल में हुए, या हर रोज़ होते रहे हैं। जब हमें स्पेसिफिक टाइम का नहीं पता होगा तो उसमें भी हम हमेशा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूँ, कल भी शायद मैंने आपको ये बताई थी, द आर्मी हैज़ फॉट 3 wars,
या मैनी वॉर्स, सेवरल वॉर, जो भी आप लिखें। फौज ने 3 जंगें लड़ी हैं, इसका मतलब है कि ये 3 जंगें लड़ चुकी है और ये तीनों एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हुए हैं। लेकिन पास्ट में कब? आखिर इंटरवल में होगा ना, पहले एक जंग हुई होगी, फिर टाइम गुजरा होगा, दूसरी जंग हुई होगी, फिर टाइम गुजरा होगा, तीसरी जंग हुई होगी। लेकिन ये तीनों एक्शंस परफॉर्म हुए हैं पास्ट में। और मल्टीपल एक्शंस जब वो पास्ट के अंदर परफॉर्म होते हैं तो उसको भी आप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अनस्पेसिफिक टाइम, ये आपने याद रखना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जंगें कब। अगर मैं कहूँ द आर्मी फॉट अ वॉर इन 1947, फिर मैं यहाँ पर हैज़ हैव नहीं लगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कहीं एक स्पेसिफिक मोमेंट जो है वो आ जाता है, एक साल आ जाता है। तो इसको ज़्यादा बेहतर होता है कि हम अपने पास्ट इंडेफिनेट के अंदर ही ले जाएं। चलें एक और सेंटेंस लिखें। वी हैव हैड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के दौरान हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन कब हुई? पास्ट में। और जब आप ये कंप्लीट कर रहे थे तो पास्ट में ही एक्ट कर रहे थे ना, और उस दौरान आपको कई मसाइल का सामना करना पड़ा। 1, 2, 5, 10, 15, पता नहीं कितने हो सकता है। आज एक मसला, 10 दिन बाद एक मसला, 15 दिन बाद 3 मसले। लेकिन वो कितनी भी प्रॉब्लम्स पास्ट में जो बार बार मल्टीपल टाइम्स आई हैं, वो हमें नहीं पता कि किस दिन किस टाइम आई हैं। तो एक ऐसा एक्शन जो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है पास्ट के अंदर एट एन अनस्पेसिफिक मोमेंट, उसको भी हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिख सकते हैं। बेटा ये जो हैड है ये बेसिकली हमने यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर परफॉर्म किया। ये हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव है, और उसके बाद जो हमने मेन वर्ब परफॉर्म किया है जो फंक्शन के लिए, वो हमने यहाँ पर हैड यूज किया, क्योंकि परफेक्ट में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। तो फिर जी किसका? वो जब पास्ट में जाएंगे तो आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। अच्छा सर, ये हैव दोनों इकट्ठे लगे हैं? नहीं, वो तो बेसिकली देखे ना, हैव हमने यहाँ पर अपने प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक यूज़ किया, और हैड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि परफेक्ट के अंदर आनी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा जी, अब आ जाती है एक और इंटरेस्टिंग चीज़। अभी तक हमने इतना कुछ सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम एक्सप्रेशन नहीं आता, लेकिन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी एक स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी आप हेडिंग इस तरह बना लें कि प्रेजेंट परफेक्ट विद टाइम एक्सप्रेशंस। किस तरह के टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास आ जाए इस तरह के एक्सप्रेशंस, इन द लास्ट ईयर। शायद ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम कहते हैं इन द लास्ट ईयर, पिछले साल में, तो पिछले साल में तो पता नहीं कितने दिन है, तो पता नहीं ये एक्शन जो है वो किस दिन हुआ। इसी तरह इन द लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में, अब पता नहीं पिछले हफ्ते में कौन से दिन, समझ आ रही, 7 दिन है कि कोई भी दिन हो सकता है। इसी तरह सो फार, अभी तक पता नहीं किस टाइम, ये भी हमें नहीं पता। इसी तरह हम कह सकते हैं अप टू नाउ, अब तक किस वक्त, ये भी हमें नहीं पता। इसी तरह हम कह सकते हैं दिस वीक, इस हफ्ते किस दिन, नहीं पता। दिस मंथ, इस महीने किस दिन, हमें नहीं पता। तो कुछ कंडीशंस हैं, ये देख लीजिए, कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनके अंदर जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा ताकि आपको समझ आ सके
कि इसके अंदर स्पेसिफिक मोमेंट कैसे आता है और अनस्पेसिफिक मोमेंट कैसे आता है। आई वेंट टू दुबई लास्ट ईयर। आई वेंट टू दुबई लास्ट ईयर। आई वेंट टू दुबई लास्ट ईयर। इसके साथ ही नीचे लिखें आई हैव बीन टू दुबई इन द लास्ट ईयर। आई हैव बीन टू दुबई इन द लास्ट ईयर। अब इन दोनों सेंटेंसेस को ज़रा अगर आप खुद से पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहला जो सेंटेंस है जी वो है तो पास, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये जो हमने टाइम एक्सप्रेशन यूज़ किया ना लास्ट ईयर, ये कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर देता कि पिछला साल। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है इस क्या है कि पिछले साल के दौरान। तो पिछले साल के दौरान कब, ये हमें नहीं पता। तो जब हम इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करें इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट वीक, तो उसमें फिर आप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखिए ज़रा। I have seen this movie 3 times in the last month. 3 दफ़ा तो ये एक्शन मल्टीपल टाइम हुआ है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन पिछले महीने में किन किन दिनों में, कब कब, किन किन तारीखों में, हमें नहीं पता। तो इन पूरे महीने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया उस महीने में पता नहीं किस टाइम, किस दिन, किस तारीख को। अगर हम डेट्स लिख देंगे या दिन का जिक्र कर देंगे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो नहीं रहेगा, फिर वो पास्ट के अंदर चला जाएगा। एक और सेंटेंस लिखें। वी हैव हैड 3 tests in the last week. Tests. We have had 3 tests in the last week. पिछले हफ्ते के दौरान हमारे 3 इम्तिहानात हुए। 3 इम्तिहान हुए। किस दिन हुए नहीं पता। तो इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये अनस्पेसिफिक। अगर हम यहाँ पर इन द लास्ट वीक की बजाय लास्ट वीक लिख देंगे फिर वो स्पेसिफाई हो जाएगा। पिछला हफ्ता, तो वो एक पिछले हफ्ते का ही जिक्र किया जा रहा है। पिछले हफ्ते के अंदर जो जितने पूरे दिन हैं उनका जिक्र नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पर हम कहीं बता रहे हैं कि उन दिनों में पता नहीं किस दिन। तो इस तरह के एक्सप्रेशन फिर आप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखना है तो आपको पता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितनी एग्जांपल्स की अब तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा। तो अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या फिर हैव जो भी आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद आप जो है वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे कि हैज़ और हैव जहाँ पर लिख रहे हैं इसके बाद आप नॉट लगा देंगे और आगे हमारा तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ये आपको पता ही है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है।
आगे जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके देखें, इसके हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में होता है। लेकिन इसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर हम क्या यूज़ करते हैं, कोई एडवर्ब यूज़ करते हैं। एडवर्ब मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब अभी हमने किए हैं, वो क्लॉजेज के अंदर हमने की नहीं थी वो एडवर्ब क्लॉजेज, उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन आई थिंक सो मैंने आपको करवाई है। ऑलराइट, चले मे बी उसके ऊपर कहीं ना कहीं आगे एक लेक्चर के अंदर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। जब वो मैंने आपको आई थिंक क्लॉजेज के अंदर ऑफ टाइम, ऑफ प्लेस, ऑफ मैनर, वो सारे एडवर्ब ही तो हैं, वो सारे बेसिकली एडवर्ब हैं, तो उससे जुड़ी क्लॉजेज। तो अब ये देखें, ये जो एडवर्ब है वो बेसिकली बताता है टाइम, प्लेस, मैनर, कंडीशन, इस तरह की चीज़ें हमें बताता है। तो जब हम इस, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्पेसिफिक, जब प्लेस पता चल जाएगी, स्पेसिफिक इवेंट पता चल जाएगा, स्पेसिफिक प्लेस पता चल जाएगी, स्पेसिफिक टाइम पता चल जाएगा, मैनर पता चल जाएगा, तो वो उस वर्ब को बेसिकली स्पेसिफाई कर देता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पास्ट इंडेफिनेट ऐसे ही इस्तेमाल होता है कि एक ऐसा एक्शन जिसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब लगा होता है। एग्जाम्पल देखें, मैं कहूँ द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, फुल स्टॉप। वो जो स्टीमर है, जो जहाज है, वो कल गया। अब यहां पर देखें, बेसिकली ये यस्टरडे जो है, यस्टरडे क्या हुआ है, सेल। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो वो लफ्ज जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो ये यस्टरडे यहां पर हमने जो है वो एक एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया, जो इस एक्शन को स्पेसिफाई भी कर रहा है कि ये एक्शन कब हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनेट के टेंसेस के अंदर हमें मोस्टली ऐसे एडवर्ब्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं जो एक्शन को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। इसी तरह देखें, मैं कहूं आई रिसीव्ड अ लेटर अ वीक अगो। एक हफ्ता पहले मुझे एक लेटर जो है वो रिसीव हुआ है। अब एक हफ्ता पहले क्या हुआ है, लेटर का रिसीव होना। तो ये बेसिकली मोर देन वन वर्ड है, तो ये क्या है, एक फ्रेज है, और ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। क्योंकि एक हफ्ता पहले क्या हुआ है, एक लेटर रिसीव किया गया, एक्शन जो है वो एक हफ्ता पहले हुआ है। तो समटाइम्स हमें एडवर्ब मिलेंगे, समटाइम्स हमें जो है वो पास्ट इंडेफिनेट के जो टेंसेज हैं उनके साथ एडवर्ब फ्रेजेस मिलती हैं जो उस एक्शन को स्पेसिफाई कर देती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अनस्पेसिफिक टाइम होता है। हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो उसको स्पेसिफाई कर देती है। इसी तरह देखें, शी लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर, उसने पिछले साल, अब पिछले साल हुआ क्या है, उसका स्कूल छोड़ना। तो अब हमारे पास अगेन एक फ्रेज आ गई। तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हमें एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस जो हैं वो जुमले के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये बड़ा आसान है। इसी तरह देखें, ही डिड नॉट स्लीप वेल। अब ये स्लीप का एक्शन कैसे हुआ है, मतलब नॉट वेल, चूंकि हमने नेगेटिव बना दिया, तो ये वेल जो है वो बेसिकली इसको, इस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो एक एडवर्ब आ जाता है। इसी तरह देखें, आई लर्न्ड इंग्लिश इन एन अकेडमी। मैंने अकेडमी के अंदर जो है वो अंग्रेजी, अब यहां पर अकेडमी के अंदर क्या हो रहा है, अंग्रेजी सीखने का काम हो रहा है। तो ये हमारे पास मोर देन वन वर्ड है, तो ये हमारे पास एक, शाबाश, बिल्कुल सही, एडवर्ब फ्रेज आ जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट को लिखना बड़ा आसान है कि जब आप किसी वर्ब के साथ कोई स्पेसिफिकेशन जोड़ देंगे तो वो डेफिनेटली उसको फिर हम जो है वो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि वो उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। इसी तरह लास्ट एक बस कि पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इन द क्रिकेट मैच। पाकिस्तान ने इंडिया को क्रिकेट मैच के अंदर जो है वो क्रिकेट मैच में क्या हुआ है, डिफीट हुई।
तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके साथ कोई एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस जुड़ी होती हैं उनको पास्ट इंडेफिनेट के अंदर लिखा जाता है। ये क्योंकि वो उस वर्ब को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हमें जो है एक एक्शन की कोई स्पेसिफिकेशन जो है वो ज़रूर मिलती है। तो इसको फाइंड आउट करना जो है या लिखना बड़ा ही हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट का सिर्फ यही यूज़ नहीं है, एक और भी इसका यूज़ है। वो क्या है बताएं ज़रा आप मुझे। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट टेंस जो है वो बेसिकली हैबिट्स जो रूटीन है उसको शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई ऐसी हैबिट जो प्रेजेंट में है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा। अगर ऐसी हैबिट जो आपकी पास्ट में हुआ करती थी उसको हम पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, तो हम कह सकते हैं फॉर पास्ट हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स जो आप माजी के अंदर जो है वो परफॉर्म करते थे। He studied many hours every day. हर दिन उसने कई घंटे पढ़ाई की। हर दिन, इसका मतलब ये उसकी रूटीन चलती आ रही थी, ये उसकी हैबिट चलती आ रही थी, और ये हैबिट उसकी थी पास्ट में। तो जो पास्ट में जो हैबिट होगी, जो रूटीन होगी, उसको आप हमेशा जो है वो फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ही लिखेंगे। She always carried an umbrella with her. वो हमेशा अपने साथ एक छतरी रखती थी, हमेशा। और ये हम कह रहे हैं कि ये उसकी हैबिट, ये उसकी रूटीन होती थी माजी में। तो जब माजी में कोई हैबिट, कोई रूटीन शो करेंगे, उसको आंखें बंद करके फिर आप जो है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर ले जाएं। दैट्स इट। पास्ट इंडेफिनेट में हम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको पहले भी मैंने क्लास के अंदर एक चार्ट सा बना कर दिया, आई थिंक आप लोगों के पास होगा वो चार्ट, जिसके अंदर हमने एक ही चार्ट के अंदर सारे जो एक्टिव और पैसिव जो है वो हमने लिख दिए। उससे समझना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर कहेंगे तो एक दफ़ा दोबारा बना लेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जी ठीक है। तो ये देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनेट के दो मेजर रूल्स हैं। पहला हमने क्या पढ़ा कि ऐसे एक्शन जिनके साथ कोई स्पेसिफिकेशन जुड़ी होती है, एक्शन के साथ स्पेसिफिकेशन एडवर्ब जुड़ा होगा, उसको हमने पास्ट इंडेफिनेट के अंदर लिखना है। दूसरा, ऐसी हैबिट जो माजी में हुआ करती थी, वो रूटीन, उसको भी हमने पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। अब हैबिट को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट में बेसिकली हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं ना। लेकिन ये पास्ट की हैबिट को पास्ट के अंदर लिखने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर माजी में आपकी कोई हैबिट थी, रूटीन थी, और आप वो रूटीन मेंशन करना चाहते हैं, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की बजाय ये जो लफ्ज़ है यूज, इसकी सेकंड फॉर्म बना लें, इसे कह लें यूज्ड टू। यूज्ड टू इटसेल्फ शो करता है कोई रूटीन या कोई हैबिट को, लेकिन जब इसके साथ टू लग जाता है तो उसके बाद हमेशा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। ये रहेगा पास्ट इंडेफिनेट क्योंकि ये हैबिट है और माजी की हैबिट है, लेकिन इसमें फिर यूज्ड के बाद टू आने की वजह से हमारा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हो जाती है। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आप ऐसे लिखना चाहें, ही यूज्ड टू स्टडी a lot, many hours, ठीक है, जो he used to study every day, he used to study in his childhood। ये उसकी माजी के अंदर रूटीन हुआ करती थी, ये उसकी हैबिट हुआ करती थी। तो उस हैबिट को शो करने के लिए हमने यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म नहीं बनाई, हमने उसके लिए ये टर्म यूज़ कर ली जो इटसेल्फ हैबिट की इशारा करती है। तो उसके बाद लेकिन हमारा जो वर्ब है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आएगा। इसी तरह अगर दूसरा सेंटेंस कन्वर्ट करना हो तो ये कैसे होगा, शाबाश जल्दी से बताएं मुझे। I always used to carry
शी ऑलवेज यूज्ड टू कैरी, फिर कैरिड नहीं ना होगा, फिर कैरी आ जाएगा, तो बस बाकी वही रहेगा। लेकिन ये है पास्ट इंडेफिनेट, ये याद रखें, क्योंकि ये माजी की हैबिट है, और पास्ट हैबिट हमेशा हम पास्ट इंडेफिनेट के अंदर ही लिखते हैं। हमने सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखने के बजाय हमने यूज्ड टू लिख लिया और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, लेकिन ये शो जो है वो हैबिट को ही करे। पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट कंटिन्यूस में जो है वो वाज वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब के साथ, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। अभी हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, मैं कहूं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है, इसका मतलब है कि ये मेरी रूटीन आज भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मेरी रूटीन कभी हुआ करती थी, मैं खेलता था, अब नहीं है, तो मैं फिर रूटीन शो करनी है तो इंडेफिनेट ना, इसे मैं क्या करूंगा कि आई प्ले की मैं सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, आई प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब है कि ये माजी में मेरी रूटीन होती थी, तो रूटीन के लिए हम इंडेफिनेट और इंडेफिनेट में हम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके जी, क्या कह रहे हैं? बस अच्छा जी, चलिए ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेंस है उसको करने से पहले मैं वो ग्राफ बना देता हूं। जिन बच्चों के पास नहीं है काइंडली उसे नोट कर लें। उसी के अंदर एक्टिव और पैसिव दोनों बना दूंगा, क्योंकि इसके बाद टेंसेस के बाद अगर हमारा जो चार्ट है उसमें हमने लिखे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूँगा क्योंकि अभी हम टेंसेस कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस और नरेशन भी टेंसेस के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इसके फ़ौरन बाद एक्टिव, पैसिव और नरेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे। तो इसलिए ये देख लीजिएगा, अपने पास इसको आपने संभाल के रख लेना है। जैसे कि देखिए, आपको पता है कि हमारे पास टाइम के लिहाज से 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फिर हमारे पास फ्यूचर। स्टेट के लिहाज से हमारे पास 4 हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, उसके बाद आ जाता है परफेक्ट और फिर आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये नहीं, एक्टिव सेंटेंसेस का भी और पैसिव का भी, कि ये इनके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। अभी ज़रा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है, इसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगा देते हैं। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, डू या फिर डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में हम या इंट्रोगेटिव में डिड का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या करते हैं कि विल या शैल और साथ में हम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आगे कंटिन्यूस में आ जाते हैं, प्रेजेंट है तो इज, आर, एम और साथ में वर्ब की जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएंगे तो वाज, वर और उसके साथ जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाएंगे तो विल, शैल, साथ में एक वर्ड का इजाफा करेंगे बी और उसके बाद जो है वो हम वर्ब की जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर परफेक्ट में आ जाए और प्रेजेंट हो तो हैज़ या हैव और उसके साथ जो है वो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। पास्ट में आ जाए तो हैड और उसके साथ जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर फ्यूचर में आ जाए तो विल, शैल और साथ में हम लगाते हैं हैव और उसके साथ हम वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाए तो यहाँ पर हैज़, हैव और साथ में हम बीन लगाते हैं और साथ में हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं
और साथ में हम इसमें सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में आ जाए तो हैड और उसके साथ बीन लगाते हैं, उसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ सिंस और फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्यूचर में आ जाए तो विल, शैल, हैव, उसके साथ बीन लगाते हैं, उसके साथ आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ आगे हम सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पैसिव स्ट्रक्चर की जानिब। ये हर इस ब्लॉक के अंदर लाइन लगा के नीचे जो है वो हम पैसिव स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हमने बनाना है तो इसमें हम क्या करते हैं कि इज, आर, एम लगाते हैं और साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम आ जाएं तो इसमें हम क्या करते हैं कि वाज या फिर वर लगाते हैं और साथ में हम वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अगर फ्यूचर में आ जाएं इसके पैसिव में तो हम क्या करते हैं कि विल, जी, शैल लगाते हैं, साथ में हम यहाँ पर लगाते हैं बी और साथ में आगे अब जो है वो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर कंटिन्यूस में आ जाएं इसके पैसिव स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि इज, आर या एम लगाते हैं, साथ में एक वर्ड का इजाफा करते हैं जिसे हम कहते हैं बीइंग और साथ में आगे जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अगर पास्ट के अंदर चले जाएं कंटिन्यूस में तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हुए हम वाज या वर लगाते हैं, साथ में एक वर्ड का इजाफा जो कि है बीइंग वो करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसी तरह अगर फ्यूचर में आ जाएं इसका जो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो पैसिव है वो कॉमन नहीं है, वो लिखा नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपको मिल जाए। तो उसका जो तरीक़ेकार है बनाने का वो ये है कि विल, शैल, उसके साथ बी लगाएंगे, बी के बाद बीइंग लगाएंगे और बीइंग के बाद आगे जो है वो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आप परफेक्ट में आ जाएं तो परफेक्ट में प्रेजेंट में पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हुए हम हैज़ या फिर हैव लगाएंगे, साथ में एक वर्ड का इजाफा करेंगे जो कि है बीन और उसके बाद वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर पास्ट में आ जाएं तो इसमें हम करते हैं हैड और आगे बीन का इजाफा करते हैं और उसके बाद जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसी तरह अगर फ्यूचर में आ जाएं इसके पैसिव स्ट्रक्चर में तो इसमें हम क्या करते हैं कि विल या शैल लगाते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएं तो प्रेजेंट में इसका पैसिव नहीं बनता, पास्ट में इसका पैसिव नहीं बनता और फ्यूचर में इसका पैसिव नहीं बनता। ये अगर आपके पास ग्राफ हो तो आपको पैसिव वॉइस भी समझना बड़ा आसान हो जाता है कि अगर आपके पास कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस आ गया है तो ये एक्टिव की पहचान है और उसके ये पैसिव के पहचान है। एक्टिव में हम क्या करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, पैसिव में हम क्या करेंगे कि इज, आर, एम लगाएंगे और साथ में वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इज, आर, एम, आई एन जी, इज, आर, एम, बीइंग और थर्ड फॉर्म, वाज वर और आई एन जी, वाज वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल बी और आई एन जी, विल शैल बी बीइंग और साथ में आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म और ये इसकी बनती है। तो ये बड़ा इट्स क्वाइट सिंपल कि आपने किस टेंस के अंदर जो है वो कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है वो पुट इन करनी है। सर एक क्वेश्चन है सर कि मैंने सेंटेंस पढ़ा था कहीं पे डू नॉट एट द डोर, जी, जिसके अंदर सब, जी, इसमें सर हेल्पिंग वर्ब डिड क्यों नहीं दी? समटाइम्स जो है वो ऐसा होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर हम माँ सिवाय के हम ये यूज़ करें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हम जो हमारा मेन वर्ब है उसको ही डायरेक्ट वर्ब के तौर पर मेजर फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।